हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? क्लास 11th में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का चैप्टर लेके चलने वाला हूं मैं। इसके पहले मैं आपको गणना का मूल सिद्धांत और फैक्टोरियल क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूं। आज परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट लेने वाले हैं हम कि डिफिनीशन क्या होती है, कैसे समझते हैं इसको, कैसे निकाला जाता है, इसके विषय में बात करेंगे। तो सबसे पहले क्रमचय यानी इसको परमुटेशन बोलते हैं। तो आइए क्रमचय के विषय में बात कर लेते हैं कि क्रमचय क्या होता है। देखिए, क्रमचय का मतलब होता है, अगर इसका संधि विच्छेद करके आप लिखना चाहो तो क्रमचय का मतलब होता है क्रम चयन। यानी कुछ वस्तुओं को लेकर के हमारे पास कई वस्तुएं दी हैं, उन वस्तुओं में से हमें कुछ वस्तुएं चुनना है और चुन करके हमें ये ध्यान देना है कि उनको हम कितने प्रकार से चुन सकते हैं। यानी कि क्रमचय का मतलब ही हुआ, क्रमचय का मतलब क्या हुआ? क्रमचय का मतलब होता है क्रम से चयन। यानी आप चयन तो करो मगर क्रम का ध्यान रखो, तो इसे हम क्रमचय कहते हैं और इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं परमुटेशन। तो दो चीज़ें हमें पढ़ना है इस चैप्टर में, एक पढ़ना है परमुटेशन और दूसरा पढ़ना है कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले हम परमुटेशन लेके चलते हैं। यानी यदि हमारे पास कुछ वस्तुएं दी गई हैं तो दी गई वस्तुओं में से हम कुछ वस्तुएं लेकर के उनका कितने प्रकार से हम क्रमबद्ध ढंग से उनको लिख सकते हैं। यानी दी गई कुछ वस्तुओं में से सब अथवा कुछ वस्तुएं लेकर बनने वाले कुल विन्यासों की संख्या अगर हम ज्ञात कर लें तो उसे क्रमचय कहा जाता है। एक एग्जाम्पल से आप समझें कि जैसे ए बी सी, ये तीन लेटर्स लिखे हुए हैं, ए बी और ये सी, और इनमें से हमें दो लेटर्स ले लेना है, दो अक्षर लेना है। इन दो अक्षरों को लेकर के हमें देखना है कि कितने विन्यास बन सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि ए बी सी में से कोई भी दो अक्षर यदि हम ले लें तो उन्हें कितने प्रकार से हम क्रम ढंग से व्यवस्थित कर सकते हैं। या हम सीधे सरल भाषा में कहें कि ए बी सी तीन अक्षरों में से दो अक्षरों को कितने प्रकार से चुना जा सकता है। क्रमचय में क्रम भी बदला जा सकता है, यानी क्रम को अदल बदल करके हम इसे कितने प्रकार से ले सकते हैं। तो देखिए, अगर मैं ए बी सी में से पहले ए बी को चुनता हूँ तो देखिए ए बी ले सकता हूँ, और अगर ए बी ले सकता हूँ तो मैं बी ए भी ले सकता हूँ, क्योंकि क्रमचय में हम क्रम को बदल सकते हैं। तो अगर आपने पहले ए लिया बाद में बी लिया तो एक विन्यास ये माना जाएगा, और अगर हो सकता है आपने पहले बी लिया हो बाद में ए लिया हो तो एक विन्यास ये हो सकता है। तो आप ए बी और बी ए, इसी प्रकार आप ले सकते हैं बी सी तथा सी बी, और अब आप ले सकते हो ए सी और सी ए। यानी देखिए, आपने ए बी लिया मगर दो प्रकार से, क्योंकि इसमें क्रम चयन ले रहे हैं, चयन कर रहे हैं मगर क्रम को बदल करके भी चयन करना है। यानी ए पहले लिया तो बी बाद में, या हो सकता है आपने बी पहले लिया हो तो ए बाद में। तो इस प्रकार आप देख रहे हो कि ए बी सी तीन लेटर्स में यदि हम दो लेटर्स ले रहे हैं तो इस प्रकार हम 6 प्रकार से इनका चयन कर सकते हैं, जिनमें क्रमों का ध्यान रखा गया है। तो इस प्रकार क्रमचय में हमको क्या करना है कि चयन तो करना है लेकिन उनके क्रम का भी ध्यान रखना है। ये कहलाता है परमुटेशन, यानी हिंदी में बोले तो क्रमचय है। अब मान लें हमारे पास n विभिन्न वस्तुएं हैं। देखिए, अभी हम भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं उनके लिए करेंगे, बाद में जब हम इसको और विस्तार से पढ़ेंगे तो उनमें देखेंगे कि कुछ वस्तुएं समान प्रकार की भी होती हैं। तो यदि हमारे पास, अब हम लेके चलते हैं n भिन्न वस्तुओं में से, देखिए n यहाँ से फार्मूला अब इसका आ रहा है, n भिन्न वस्तुओं में से एक बार में r वस्तुएं लेकर बनने वाले क्रमचय कितने होंगे? बनने वाले क्रमचय, और इसको हम पूरा डिटेल से समझते हैं। यदि हमारे पास कुल वस्तुएं हैं कितनी? n,
सभी वस्तुएं भिन्न भिन्न प्रकार की हैं। इन n वस्तुओं में से हमें एक बार में r वस्तुएं लेना है, तो हम कितने प्रकार से इन r वस्तुओं को चुन सकते हैं, यानी बनने वाले क्रमचयों की संख्या कितनी हो सकती है। राइट है। तो देखो, सबसे पहली बात तो अगर हम n भिन्न भिन्न वस्तुओं में से r वस्तुएं चुन रहे हैं तो इसको हम प्रकट करेंगे संकेतन NPR द्वारा। NPR का मतलब परमुटेशन ऑफ R थिंग्स आउट ऑफ N थिंग्स, यानी N वस्तुओं में से R वस्तुएं लेकर बनने वाले क्रमचय NPR से इसको व्यक्त करते हैं। और अगर हम इसको निकालेंगे तो जो इसका मान होता है वो n फैक्टोरियल अपान n माइनस r फैक्टोरियल होता है। ये फार्मूला इसका है। ये फार्मूला कैसे आया मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। फैक्टोरियल के विषय में आप जानते हो, क्रम गुणित कहते हैं। इसका वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं, इसका वीडियो में डाल चुका हूँ। तो n वस्तुओं में से अगर r वस्तुएं मुझे लेना है तो मैं कितने प्रकार से ले सकता हूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ पर r रिक्त स्थान रख दिए, 1 2 3 4, और इस तरह करके मान लीजिए मेरे पास r रिक्त स्थान है। तो पहला रिक्त स्थान ये हो गया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और इस प्रकार ये जो मेरा रिक्त स्थान लास्ट वाला है वो आरवां रिक्त स्थान है। n वस्तुओं में से मुझे r वस्तुएं लेना है, तो अगर मैं r स्थानों को भरूंगा तो इसका मतलब मैंने r वस्तुएं लिया, क्योंकि r स्थानों में अगर संख्याएं भर सकते हैं तो हम r ही भर सकते हैं। लेकिन कितने प्रकार से रिक्त स्थान भरे जा सकते हैं। तो देखिए, n वस्तुओं में से अगर मैंने पहला स्थान भरना चाहा तो मेरे पास n वस्तुओं में से इस स्थान में भरने के सभी विकल्प हैं, यानी n वस्तुओं में से मैं कोई भी वस्तु इसमें भर सकता हूं। यानी पहला स्थान अगर मुझे भरने को कहा जाए तो मैं इसे n प्रकार से भर सकता हूं। इतनी बात समझ में आ गई। जब इसमें एक वस्तु तुम भर दोगे तो पहला स्थान भर गया, लेकिन एक वस्तु इसमें भर चुके हैं। n वस्तुएं हमारे पास थीं, n वस्तुओं में से हमने एक स्थान भर दिया, तो अब हमारे पास जो वस्तुएं बची वो n-1 वस्तुएं बची। तो जब हम दूसरा स्थान भरने जाएंगे तो हमारे पास n-1 वस्तुओं में से विकल्प रहेगा कि हम कोई भी एक वस्तु इसमें भर दें, यानी दूसरा स्थान भरने के हमारे पास तरीके होंगे n-1 प्रकार। तो पहला स्थान हमने भरा n प्रकार से, दूसरा स्थान हम भर सकते हैं n-1 प्रकार से। अब जैसे ही दूसरा स्थान भर गया तो हमारे पास अब तीसरा स्थान मिला। हमको तीसरा स्थान हमें भरना है, लेकिन चूंकि टोटल n वस्तुओं में से 2 वस्तुएं तो हम अल्टरनेट पहले ही भर चुके, तो जब 2 स्थान हम भर चुके हैं तो हमारे पास 2 वस्तुएं कम हो गई, यानी इस स्थान को, तीसरे स्थान को हम भर सकते हैं n-2 प्रकार से। तो आप देख रहे हो कि पहला स्थान n प्रकार से, दूसरा स्थान n-1 प्रकार से, तीसरा स्थान n-2 प्रकार से। अगर चौथा स्थान भरना होता तो इसी प्रकार n-3 प्रकार से। तो इस प्रकार अगर हम स्थान भरें तो जो आरवां स्थान होगा वो कितने प्रकार से भर सकते हैं। तो जरा गौर से देखिए, पहला स्थान n प्रकार से, जब दूसरा कहा तो n-1 प्रकार से, जब तीसरा कहा तो n-2 प्रकार से, जब चौथा कहा तो n-3 प्रकार से। यानी जिस स्थान को भरते हो उसमें भरने के जो प्रकार आ रहे हैं वो n-3 यानी 4 से 1 कम घटा। तो अगर मुझे आरवां स्थान भरना होगा तो n-r-1 प्रकार से मैं भर सकता हूं, यानी n-r+1 प्रकार से। ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको। तो टोटल भरने के जो प्रकार हो गए वो कुल प्रकार अगर मैं कहूं तो कुल प्रकार ये बराबर हुआ n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 डॉट 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 इंटू n-r+1। गणना का जो मूलभूत सिद्धांत है, प्रिंसिपल काउंटिंग ऑफ, जो आपने प्रिंसिपल काउंटिंग पढ़ी है, नियम, लॉ ऑफ प्रिंसिपल काउंटिंग, उसके नियम से गणना का मूल सिद्धांत, उससे हम गुणन का सिद्धांत यहाँ लगाएं तो टोटल
n में से n वस्तुओं में से r वस्तुएं चुनने के प्रकार आए n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू डॉट 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 n माइनस r प्लस 1, यानी हम ये कह सकते हैं कि NPR बराबर होता है n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 और इस प्रकार n माइनस r प्लस 1। तो ये होता है NPR, मतलब n भिन्न वस्तुओं में से r वस्तुएं लेकर बनने वाले कुल क्रमचयों की संख्या, यानी कुल विन्यासों की संख्या, यानी r वस्तुओं को चयन करने के कुल कितने प्रकार हो सकते हैं, ये NPR होता है। लेकिन NPR बराबर फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n माइनस r, ये सूत्र कैसे बनता है? तो आइए इस सूत्र को देखते हैं। तो चलिए इस सूत्र को देखते हैं कि कैसे सूत्र आया। देखिए, जो अभी अभी आपने नीचे लिखा है वो क्या लिखा है, जो अभी हमने निगमन किया इसका, यानी जो लॉजिक लगाया उसमें क्या आया है? NPR बराबर आया n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 और n माइनस r प्लस 1। देखिए, आपको मालूम है कि अगर मुझे फैक्टोरियल n लिखना होता है तो फैक्टोरियल n का मतलब क्या होता है कि n से मैं लगातार गुणा करता जाऊं और फर्स्ट नेचुरल नंबर तक पहुंच जाऊं। जैसे मुझे फैक्टोरियल n लिखना है तो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 और डॉट 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 इंटू मैं 1 तक पहुंच जाऊं। यहाँ पर अगर आप देखो तो NPR जो लिखा है वो n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 डॉट 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 n माइनस r प्लस 1 है। तो अगर मैं एक काम करूं, इसमें मैं खुद से मल्टीप्लाई किए दे रहा हूं, जरा देखिएगा, n माइनस r प्लस 1, इससे एक कम अगर मैं लिखूं तो आएगा n माइनस r, फिर n माइनस r माइनस 1, फिर n माइनस r माइनस 2 और इस प्रकार 3 2 1 ये करके मैं 1 तक ले गया। तो देखिए अब जरा अच्छा, अगर मैं किसी चीज़ से ऊपर गुणा करता हूं तो मैथमेटिक्स में मुझे नीचे भी गुणा करना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो मैंने यहाँ अपने से गुणा कर दिया n माइनस r माइनस 1 n माइनस r माइनस 2 और 3 2 1, यानी मैंने 1 तक इसका मल्टीप्लिकेशन कॉन्टिन्यूअस ऊपर कर दिया। तो देखिए मुझे नीचे भी करना होगा, तो n माइनस r माइनस 1 n माइनस r माइनस 2 और 3 2 1। अब आप जरा ऊपर गौर से पढ़े, ऊपर क्या लिखा है? n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस r प्लस 1, फिर n माइनस r माइनस 1 और फिर ये लास्ट में कहाँ तक गुणा किया गया है? 1 तक। यानी कि n से लेकर के बिल्कुल क्रमशः गुणा करते करते हम 1 तक पहुँचते हैं। इसी को कहते हैं फैक्टोरियल n, यानी ऊपर वाला जो टोटल गुणनफल है वही है फैक्टोरियल n। लेकिन नीचे हमने n माइनस r से गुणा करना शुरू किया, तो n माइनस r, फिर एक कम n माइनस r माइनस 1, फिर एक कम n माइनस r माइनस 2 और फिर हमने कहाँ तक गुणा किया? 1 तक। यानी ये भी 1 से लेकर के n माइनस r तक का गुणनफल है, जिसको हम कहेंगे फैक्टोरियल n माइनस r। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो NPR होता है वो बराबर होता है फैक्टोरियल n अपान n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये जो मैंने आपको NPR का फार्मूला बताया, इसका ये पूरा निगमन था कि NPR का मान फैक्टोरियल n अपान n माइनस r फैक्टोरियल क्यों होता है, राइट है। तो क्रमचय, देखिए ये जो हम पढ़ने वाले हैं, क्रमचय और संचय, ये दोनों मिक्स करके आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि संचय से अगर आप क्रमचय का सवाल लगाएंगे तो आपको ज़्यादा आसान पड़ेगा। इसलिए क्रमचय संचय आप दोनों लगातार समझ लें कि क्रमचय क्या होता है और संचय क्या होता है। इसके बाद हम आपको प्रॉब्लम्स करवाएंगे इसकी, और जितने प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे।
तो चलिए अब आप हेडिंग डालें कि संचय क्या चीज़ होती है। तो संचय देखिए क्या होता है। क्रमचय में आपने पढ़ा कि आपको क्रम से चयन करना है, यानी सिलेक्शन तो लेना है, आपको सिलेक्शन करना है, आपको समूह लेना है, लेकिन ध्यान रखना है क्रम का। लेकिन जो संचय होता है जिसको हम अंग्रेजी में पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन का मतलब आप सीधे सीधे केवल सिलेक्शन समझो। परमुटेशन में हमने देखा था कि क्रम चयन, यानी चयन तो करना है लेकिन क्रम को देखना है। लेकिन सिलेक्शन का मतलब हम कह सकते हैं कि केवल ग्रुप बनाना है आपको, यानी 3 में से कोई 2 वस्तुएं चुनना है, तो आप 2 वस्तुएं चुन लो। किसको आपने पहले चुना और किसको आपने बाद में चुना ये कोई मायने नहीं रखता। यानी अगर हम आपको ये कहें कि दी हुई वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं लेकर के आप कितने संग्रह बना सकते हो, कितने उसके ग्रुप बना सकते हो, इसको कहते हैं संचय। इसमें क्रम का कोई महत्व नहीं है, जबकि जो आपने क्रमचय पढ़ा है उसमें क्रम का बहुत महत्व है। उदाहरण के तौर पे जो मैंने उतनी बार आपको बताया था पिछली बार कि अगर हमारे पास ABC ये 3 वस्तुएं हैं या 3 लेटर्स है हमारे पास, इनमें से 2 अक्षर लेकर अब अगर मैं बनने वाले संचय की बात करूं, क्रमचय तो इसके पहले आप देख चुके हो। अगर ABC में से मैं कोई 2 अक्षर ले लूं और आपसे कहूं कि बताइए कितने संचय बन सकते हैं, तो देखिए ABC में से आप AB को चुन सकते हो, आप BC को चुन सकते हो, या आप AC को चुन सकते हो। तो बनने वाले जो संचय हो गए वो कितने हो गए? टोटल 3। क्यों? क्योंकि जब आपने AB चुन लिया तो संचय में कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले आपने B को चुना था और बाद में आपने A को चुना था, या पहले आपने A को चुना था और बाद में आपको B चुना था। क्यों? इस क्रम का कोई महत्व नहीं है। जैसे आपके पास 14 खिलाड़ी हैं, तो 14 खिलाड़ियों में से आपको 11 खिलाड़ियों की एक टीम बनानी है। तो 14 खिलाड़ियों में से अगर आपको 11 खिलाड़ियों की टीम बनानी है तो आप 14 में से 11 खिलाड़ियों को चुन सकते हो। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने पहले कौन सा खिलाड़ी चुना और बाद में कौन सा खिलाड़ी चुना, यानी क्रम का कोई महत्व नहीं है। तो जब क्रम पर ध्यान न दिया जाए तो इसे संचय कहा जाता है। और संचय को व्यक्त करने का तरीका है कि जैसे आप n में से r वस्तुएं चुन लेते हो, तो उनको चुनने के प्रकार, यानी हम ये कहें कि n भिन्न वस्तुओं में से n भिन्न भिन्न वस्तुओं में से r वस्तुएं लेकर बनने वाले संचयों की संख्या, बनने वाले संचयों की संख्या, और इसको व्यक्त करते हैं हम NCR से। ये NCR यानी आपने चयन किया R वस्तुओं का, जबकि वस्तुएं कितनी थी? N। बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार ये NCR कहलाता है। और इस NCR का जो मान होता है ये बराबर होता है n फैक्टोरियल अपान r फैक्टोरियल और अपान में ही n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये इसका सूत्र होता है। NPR में देखा था आपने n फैक्टोरियल अपान n माइनस r फैक्टोरियल, जबकि इसमें होता है n फैक्टोरियल अपान r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। अब ये सूत्र कैसे आता है इसका भी लॉजिक आप देख लीजिए, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। मान लीजिए आपके पास n वस्तुएं हैं, भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, और उनमें से आप r वस्तुएं लेकर के जो संचय बना रहे हो, मान लो वो संचय बने टोटल कितने? x। यानी अगर हम ये कहें, संचय का मतलब समूह, तो अगर हम ये कहें कि जैसे हमने कहा माना n वस्तुओं में से r वस्तुएं लेकर बनने वाले संचय मान लीजिए r हैं, नहीं r नहीं x मानो, r तो इधर दिया है, x है।
तो ये बताओ, आर आर वस्तुओं के तुमने ग्रुप बनाया तो एन वस्तुओं में से आर आर वस्तुएं तुमने लिया और उसके ग्रुप बनाया, तो मान लीजिए ग्रुप कितने बने, एक्स। अब अगर एक्स ग्रुप बने हैं तो आपको मालूम है कि हर ग्रुप में आर वस्तुएं होंगी, क्योंकि आपने जो ग्रुप बनाया वो आर आर वस्तुओं के बनाया। तो अगर मैं अब यहाँ पर आपसे कहूँ कि बताओ परमुटेशन कैसे बनेगा, ज़रा लॉजिक समझिएगा। तो आपके पास एक्स ग्रुप हैं और हर वस्तुओं में, हर ग्रुप में आर वस्तुएं हैं। तो इस प्रकार एक्स समूह जो संचय लिया, एक्स संचयों को अगर मुझे कहा जाए कि कितने प्रकार से मैं क्रमचयित कर सकता हूं, एक्स संचयों को क्रमचयित करने के प्रकार, क्रमचयित करने के प्रकार। अब आप कहोगे क्रमचयित क्यों लिखा? क्रमचयित का मतलब मैं देख रहा हूं कि मैं कितने प्रकार से इन्हें क्रमबद्ध तरीके से लिख सकता हूं। तो देखिए, चूंकि आर वस्तुएं आपके पास है, आर वस्तुएं सब भिन्न भिन्न प्रकार की हैं, और अगर आप इनके क्रमचय बनाओ तो आपके पास क्रमचय बनेंगे कितने फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल। ये एक ग्रुप के क्रमचय बने। आपके पास कितने ग्रुप हैं, एक्स, तो टोटल हो गए एक्स गुणे आर, यानी कि एक्स समूहों में से जितनी वस्तुएं टोटल आ रही थी सबके क्रमचय बने, सबको आपने क्रमित किया x इंटू फैक्टोरियल आर प्रकार से। लेकिन आपको अच्छी तरह मालूम है कि क्रम चयन का मतलब होता है परमुटेशन NPR। तो जितनी वस्तुएं थीं उन्हें आपने x इंटू फैक्टोरियल आर प्रकार से क्रमित किया, मगर यही होता है NPR। यानी NPR जो आया वो x इंटू फैक्टोरियल आर आया, यानी x बराबर आया NPR अपान फैक्टोरियल आर। x क्या था? संचय, वही आपको चाहिए, और संचय को व्यक्त करने का तरीका है NCR। तो NCR बराबर हो गया NPR और बटे में कितना, R। NPR को आप निकाल चुके हो, n फैक्टोरियल अपान n माइनस आर फैक्टोरियल, और बटे में जो r है फैक्टोरियल है, सॉरी, वो r फैक्टोरियल लिखा रहेगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो NCR होगा वो बराबर होगा n फैक्टोरियल अपान r फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल। अगर मैं आपको एक बार फिर से समझाना चाहूँ, यदि आपकी को एक बार में समझ में ना आया होगा तो आप एक बार फिर से समझो। n वस्तुओं में से r वस्तुएं लेकर हमने x संचय बना लिए। हर ग्रुप में कितनी कितनी वस्तुएं हैं, r r वस्तुएं हैं, तो टोटल वस्तुएं हो गई x इंटू आर। अगर मैं कहूं चलो इनके क्रमचय बनाओ, तो आप कहोगे कि चूंकि एक ग्रुप में r वस्तुएं हैं तो उनके क्रमचय फैक्टोरियल r बनेंगे, मगर चूंकि हमारे पास समूह कितने हैं, x, इसलिए कुल फैक्टोरियल बने x इंटू आर। मगर ये NPR के बराबर होगा, क्योंकि n में से r वस्तुएं लेकर बनने वाले क्रमचय को कहते हैं NPR, यानी x इंटू आर फैक्टोरियल ही NPR है। यही एक लॉजिक है जिसको क्वेश्चन में आप यूज कर सकते हैं। तो आप उसमें क्रमचय भी लगा सकते हैं और उसमें क्या लगा सकते हैं, संचय भी लगा सकते हैं। राइट है। कुछ चीज़ें विशेष तौर पे अब हम आगे चूँकि कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं तो इसमें कुछ चीज़ें आपको नोट करके रखना है और ध्यान रखना है, जिसमें पहली चीज़ आपको ये याद रखना है कि NPN बराबर फैक्टोरियल n होता है। NPN ये बेटा बराबर फैक्टोरियल n होता है, यानी अगर इसको हिंदी में बात करें तो n भिन्न वस्तुओं में से सभी वस्तुएं लेकर अगर पूछे कि कितने क्रमचय बनेंगे तो आप कहेंगे फैक्टोरियल n। और यही लॉजिक इसके पहले वाले लगाया था मैंने कि एक ग्रुप में r वस्तुएं थी, तो चूंकि एक ग्रुप की वस्तुएं फैक्टोरियल r प्रकार से r वस्तुएं थी तो फैक्टोरियल r प्रकार से उनका क्रमचयन हो सकता है, इसलिए सभी ग्रुप में होगी x गुणे r, तो उनका क्रमचयन होगा x गुणे r फैक्टोरियल, और वही NPR के बराबर था।
तो पहला तो ये ध्यान रखना है। दूसरा ये ध्यान रखना है कि जो फैक्टोरियल 0 का मान होता है वो 1 होता है, हालांकि मैं इसको फैक्टोरियल में बता चुका हूँ आपको। तो इसका मान 1 होता है, राइट है ना। तो ये आपको ध्यान रखें। अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन इसमें से करने वाले हैं। उन क्वेश्चन से आप कुछ समझने का प्रयास करिएगा कि कैसे क्वेश्चन लगाना है, जिनमें कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होंगी और कुछ जनरल प्रॉब्लम्स होंगी। तो आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं और उससे आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। इसके बाद, इस पार्ट के बाद अभी क्रमचय संचय के और पार्ट्स बनेंगे जिनमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लेके चलने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देखो, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं कि 5p3 को सरल करो। 5p3 को सरल करना है तो इसमें डायरेक्ट सूत्र लगा दो NPR वाला। तो फैक्टोरियल 5 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 5 - 3 यानी 2 फैक्टोरियल। हल करने का आपको तरीका पता है कि 5 फैक्टोरियल को लिख सकते हो आप 5 × 4, 5 × 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल को 2 × 1। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। 5 चौके 20, 20/2 बराबर कितना आ जाएगा? 10। ये क्या हो जाएगा? आंसर 5p3। नहीं, ये 5c3 का मान था, सॉरी 5c3 का मान था। 5p3 का मान अगर पूछे तो 5p3 का मान ये होता है 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 - 3 यानी 2 फैक्टोरियल। तो ये बराबर आ जाएगा 5 × 4 × 3 और 2 फैक्टोरियल यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो और नीचे भी 2 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 5 चौको 20, 20 × 23 60। ये देखिए, तो 5c3 ऐसे हल करना है, 5p3 आपको ऐसे हल करना है। दोनों के सेम क्वेश्चन है। अब आप देखें और क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर दिया है कि p, कभी कभी ऐसे भी लिखा रहता है p 15 3, इसका मान क्या होगा? तो जो पहला होता है वो n का मान होता है और जो दूसरा होता है r का मान होता है। यानी ये जान तो क्या लिखा है? 15p3 लिखा है, ये 15p3। तो इसको क्या लिखोगे आप? 15 फैक्टोरियल अपॉन 15 - 3 फैक्टोरियल। तो ये बराबर हो जाएगा 15 फैक्टोरियल। 15 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 15 × 14 × 13 और जो 12 है ये हो गया 12 फैक्टोरियल और नीचे से भी 12 फैक्टोरियल। तो ये कैंसिल हो गया, यानी ये आया 15 × 14 × 13। अब आप इसका गुणा कर लोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, एक क्वेश्चन इस प्रकार का दिया हुआ है। मैं इसको मिटा दूं थोड़ा सा, आप नोट करते जाएं ये सब कुछ। देखिए, अगला जो क्वेश्चन है दूसरे नंबर वाला, यहाँ पर दिया है NP4 ये बराबर है 2 × NP3। तो कह रहा है n का मान ज्ञात करो। तो आपको ज्ञात करना है n की वैल्यू क्या होगी। ये जो NP4 है इसको आप क्या लिख सकते हो? n फैक्टोरियल अपॉन n - 4 फैक्टोरियल, क्योंकि p लिखा है, c तो लिखा नहीं है। तो n फैक्टोरियल अपॉन n - 4 फैक्टोरियल, इसको क्या लिखेंगे? 2 × n फैक्टोरियल अपॉन n - 3 फैक्टोरियल। अब आपको अच्छी तरह पता है फैक्टोरियल हल करना, मैं इसका एक वीडियो बना के अलग से आपको दे चुका हूँ। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल को आप कर लो कैंसिल। 1 अपॉन n - 4 फैक्टोरियल, यह आएगा 2 अपॉन n - 3 को लिख दो n - 3 × n - 4 फैक्टोरियल और n - 4 फैक्टोरियल कैंसिल। तिर्यक गुणा करो इधर, तो ये आया n - 3, दिस इज इक्वल टू 2। तो n इज इक्वल टू कितना आ गया? 5। और यही क्या हो गया? आंसर। तो ऐसे इस प्रकार के बहुत से क्वेश्चन हैं जो आप देख करके लगा सकते हो, ठीक है ना। जैसे एक क्वेश्चन था 10p4 इक्वल टू है 5040। तो आपको r का मान ज्ञात करना है। तो देखो 10p4 है अगर, तो आपने यहाँ तो 10p4 लिख दिया। अब आपको 50 और 40 के गुणनखंड करना है।
50 और 40 के गुणन 50-40 के गुणनखंड अगर आप करें तो देखिए कैसे गुणनखंड होंगे। 50-40 ये अगर आप देखो तो हमें यहाँ पर r का मान चाहिए, यानी हमें कुछ ऐसी संख्या मिल जाए कि 10 हो, p हो और यहाँ पर कुछ ऐसी संख्या हमें मिल जाए। तो क्या होगी संख्या यहाँ पर, सोचे ज़रा। अगर मैं आपसे कहूँ कि 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7, क्या इसका गुणा 50 और 40 आता है? हालांकि गुणनखंड करोगे तो पता भी चल जाएगा, लेकिन अगर जनरल देखो, चूँकि ये पता तो चल ही रहा कि यहाँ 10 आना चाहिए, तो देखो ज़रा 10 9 90 या 90 और गुणे 7 8 56, ये देखिए। तो आज 1 जीरो लगाओ, 9 छक्का 54, 9 9 45, 45 5 50, यानी कुल मिलाकर के हम इसको लिख सकते हैं। देखो ये जो 50 और 40 है, इसको हम लिख सकते हैं 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7, ये लिखा जा सकता है। यानी कि 10p(r) को हम लिख सकते हैं 10p4, यहाँ पर 4 लिख दो। अब तुलना कर लो तो r बराबर कितना आ जाएगा? 4, क्योंकि 10 गुणे 9, देखो 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7, इसको तुम लिख सकते हो 10 फैक्टोरियल बटे कितना? 6 फैक्टोरियल, क्योंकि 10 फैक्टोरियल को लिखोगे 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 और गुणे का 6 फैक्टोरियल कैंसिल कर दो, और 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल ही होता है 10p4। तो इस प्रकार r का मान कितना आ गया? 4। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन हैं ये आपको समझ में आ जाएंगे। और अब इसके बाद आइए हम लोग चलते हैं कुछ इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स लेकर के, कि इसके जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं वो क्या हैं। तो आइए उनके विषय में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। 3 भिन्न भिन्न अंगूठियों को 4 अंगुलियों में कितनी प्रकार से पहना जा सकता है? अंगूठी कितनी है? 3 अंगूठियाँ 3 हैं। ये 3 है, इनके अगर हम नाम लिख दें, पहली अंगूठी R1, दूसरी R2 और तीसरी R3, तो 3 अंगूठियाँ ये R1 R2 R3 हो गई। कहता है इनको 4 अंगुलियों में पहनना है, तो कितनी प्रकार से इन्हें पहना जा सकता है, जबकि प्रत्येक अंगुली में ज़्यादा से ज़्यादा कितनी अंगूठी पहन सकते हो आप? 1 अंगूठी पहन सकते हो। तो देखो हमारे पास कह रहा है कि आपके पास 3 अंगूठियां हैं। अगर मान लो आपने पहली अंगूठी उठाई तो अंगूठी R1 को 4 अंगुलियों में से किसी भी 1 अंगुली में आप पहना सकते हो। यानी पहली अंगूठी कितने प्रकार से पहन सकते हो? 4 प्रकार से। अब ये अंगुली, किसी भी अंगुली में ये अंगूठी पहुंच गई। अब हमारे पास अंगुली बची कितनी? अंगुली नाम आ रहा है, अंगूठियाँ कितनी बची? 2। अब R2 अंगूठी आपने लिया, इसको पहनना है, मगर अंगुलियाँ थी 4 में से किसी एक अंगूठी को, किसी एक अंगुली में R1 पहनाई जा चुकी है। तो बताइए 4 अंगुलियों में से अब 3 अंगुलियाँ बची, तो R2 को अगर आप पहनाना चाहोगे तो 3 में से किसी एक अंगुली में 3 प्रकार से। अब आपके पास एक अंगूठी बची है केवल, वो है R3, और अंगुलियां कितनी है? 2। तो इसको आप किसी भी एक अंगुली में 2 प्रकार से पहना सकते हो, यानी 2 अंगुलियों में से किसी भी एक अंगुली में पहना सकते हो। यानी R3 को पहनाने के प्रकार बचे 2। तो इस प्रकार कुल प्रकार अगर आप देखें तो 4 गुणे 3 गुणे 2, तो 4 3 12 और दूने कितनी? 24 प्रकार से। इसी को अगर हम डायरेक्ट लगाते तो लिखते 4p3, तो 4 फैक्टोरियल अपान होता 4 - 3 फैक्टोरियल, तो ये हो जाता 4 फैक्टोरियल, क्योंकि 4 - 3 फैक्टोरियल का मान 1 होगा, तो बराबर आ जाएगा 4 3 12 12 दूनी 24 प्रकार से। तो ये डायरेक्ट है, ये इसका लॉजिक है कि आप पहली अंगुली को 4 प्रकार से पहना सकते हो। जैसे ही पहली अंगूठी को आप 4 प्रकार से पहना सकते हो, जैसे ही पहली अंगूठी पहना दोगे बची दूसरी, उसको 3 प्रकार से, और अब बची तीसरी, लेकिन अंगुलियां बची कितनी? 2, तो 2 प्रकार से। ऐसे ही देखिए क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है, दूसरा क्वेश्चन क्या है?
क्वेश्चन नंबर दूसरे में कहता है किसी दौड़ में 7 एथलीट भाग लेते हैं, प्रथम 3 पुरस्कारों को वे कितने प्रकार से जीत सकते हैं। देखिए, किसी दौड़ में जो एथलीट भाग ले रहे हैं, एथलीट, ये भाग लेने वाले एथलीट हो गए 7, और जो पुरस्कार हैं ये बराबर है कितने, 3। तो कहता है कितनी प्रकार से पुरस्कारों को जीत सकते हैं। प्रथम 3 पुरस्कार हैं, यानी 3 पुरस्कार हो गए, कितनी प्रकार से पुरस्कारों को जीत सकते हैं। तो देखिए 7 एथलीट हैं, ये फर्स्ट पुरस्कार है। फर्स्ट पुरस्कार को 7 एथलीट 7 प्रकार से जीत सकते हैं। अब आप जानते हो कि जैसे ही फर्स्ट पुरस्कार किसी एक को मिल गया तो अब एथलीट बचे कितने, 6, क्योंकि एक एथलीट तो पुरस्कार पा चुका। अब दूसरा स्थान बचा, सेकंड स्थान। तो सेकंड स्थान प्राप्त करने के दावेदार कितने बचे, 6, क्योंकि 7 थे, 7 में से एक तो इनाम जीत चुका पहला वाला, तो वो उसको हम बाहर खड़ा कर देते हैं। अब हमारे पास 6 एथलीट बचे हैं, उन 6 की दावेदारी सेकंड स्थान पर है। इसका मतलब सेकंड स्थान 6 में से कोई भी एक जीत सकता है। तो सेकंड स्थान प्राप्त करने के प्रकार बराबर कितने हो गए, 6। अब केवल एक स्थान बचा है, तीसरा। तो तीसरा स्थान जीतने के लिए एथलीट कितने बचेंगे, 5, क्योंकि 2 एथलीट तो फर्स्ट सेकंड पे पा चुके हैं स्थान। तो इस प्रकार कुल प्रकार अगर हम देखें तो कुल स्थान प्राप्त करने के प्रकार 7 गुणे 6 गुणे 5, तो 6 पंचे 30, 3 सत्ते 21, यानी इनाम कुल कितने प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, 210 प्रकार से। तो ये लॉजिक से भी लग रहा है। देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम लॉजिक से भी लगा रहे हैं, और अगर इसी क्वेश्चन को आप लगाना चाहते तो 7 एथलीट हैं, 3 पुरस्कारों को 7 एथलीट में कितने प्रकार से बांटा जा सकता है या पुरस्कार कितने प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, इसको 7p3 बराबर भी इसको हल करें तो 210 आएगा। क्योंकि इसमें क्रम का ध्यान रखा जा सकता है। कैसे, पहला पुरस्कार पहले को भी मिल सकता है, दूसरे एथलीट को भी मिल सकता है, तीसरे को भी मिल सकता है, चौथे को भी मिल सकता है ना। तो इस प्रकार इसमें किसी भी क्रम में स्थान मिल सकता है। पहले को पहला भी मिल सकता है, हो सकता है पहला एथलीट दूसरा स्थान पाए, हो सकता है तीसरा स्थान पाए। तो इस प्रकार से भी हम इसको लगा सकते हैं। बात समझ में आ गई। अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन अगले ट्रिप पे लेके चलेंगे, और उसमें हम इसमें कुछ कंडीशनल क्वेश्चन भी होते हैं। जैसे यहाँ पर सभी भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं, जब अगला हम इसका स्टेप उठाएंगे तो हम उसमें समान प्रकार की भी कुछ वस्तुएं लेके चलेंगे। ठीक है ना। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।